एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग में हम लेके आते हैं आपके समक्ष यूनिट 6 इस चैनल पर। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटे छोटे क्लियर कॉन्सेप्ट आप इस चैनल से पढ़िए। फ्रेंड्स, और बाकी अपनी तैयारी आप कर ही रहे होंगे तो जून तक फ्रेंड्स जितना हो सकेगा उतना हम सिलेबस कराएंगे। 6 यूनिट चल रही है फ्रेंड्स, 5th भी पूरी होने वाली है, बाकी यूनिट्स हो चुकी है। फ्रेंड्स, देखिए तो क्या आज यूनिट 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श की अवधारणा। देखिए, और क्या है प्रतिदर्श की अवधारणा, और प्रतिदर्श जो न्यायदर्श सैंपल आप लेते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए डेफिनेशन इसकी, बाकी इसके बारे में कल हमने पढ़ा ही था। तो देखिए करलिंगर के अनुसार, करलिंगर ने क्या बताया है कि प्रतिदर्श जनसंख्या से लिया गया कोई भाग होता है जो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व रूप में कार्य करता है। तो जैसे जनसंख्या है कंप्लीट, ऐसे हमने बताया भी था। तो इन्होंने क्या बताया है कि करलिंगर ने कि प्रतिदर्श जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या में से लिया गया कोई एक भाग होता है जो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। गुड व हार्ट के अनुसार, देखिए ये गुड्डे और हार्ट के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि देखिए एक प्रतिदर्श जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। तो जैसे ये पूरी जनसंख्या है, इसमें से इतने का आपने सेलेक्ट कर लिया, इसी का आप इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर वही चीजें आप इस पूरी जनसंख्या पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यही क्या है प्रतिदर्श की अवधारणा। उसके बाद में देखिए उत्तम नमूना प्रतिदर्श के अभिलक्षण क्या है, मतलब कैसे आप जानेंगे कि ये जो है सैंपल जो लिया है आपने वो उत्तम है, अच्छा है। तो ये कैसा होना चाहिए, देखिए प्रतिनिधियात्मक स्वरूप होना चाहिए। तो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं प्रतिदर्श, तो वो कैसा होना चाहिए, वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिससे जो है जैसे आपने जिस उद्देश्य से उस सैंपल को लिया है, जिस जानकारी के लिए, जिस चीज का शोध करने के लिए, तो वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। नंबर 2 देखिए नेक्स्ट, संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब जैसे ये नहीं कि बिल्कुल इतना थोड़ा सा ले लिया कि जिससे पूरी जनसंख्या का पता ही ना चल पाए, प्रतिनिधित्व हो ही ना पाए। तो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, सैंपल इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। देखिए आंकड़ों के संकलन में नियंत्रित स्थितियों का होना। तो जो प्रतिदर्श आप ले रहे हैं तो कंट्रोल्ड सिचुएशन होनी चाहिए, स्थितियां नियंत्रित होनी चाहिए। देखिए विश्वसनीयता का स्तर, जो प्रतिदर्श आप ले रहे हैं सैंपल, वो जो है विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए मतलब कितनी बार भी उसमें आप रिसर्च करें लेकिन परिणाम बार बार वही आना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रतिदर्श होना चाहिए। समय व धन की बचत, तो प्रतिदर्श आप ऐसा सेलेक्ट करें, सैंपल ऐसा लें जिससे समय व धन की बचत हो। फ्रेंड्स, समष्टि की सजातीयता, तो ये जो है सारी चीजें क्या है, इसके लक्षण, प्रतिदर्श सैंपल जो आप लेंगे उसमें ये लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए शोध के उपकरण क्या है। देखिए समस्या के अध्ययन के लिए एकत्रित आंकड़े कितने, 2 प्रकार के होते हैं। जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपने प्रॉब्लम ली है, एक समस्या, और उसके बारे में फिर आप शोध उपकरण। तो प्राथमिक, देखिए प्राथमिक आंकड़े जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो 2 प्रकार के कौन कौन से, प्राइमरी डाटा और नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2 सेकेंडरी डाटा। तो देखिए प्राइमरी डाटा में क्या होता है, इस प्रकार के आंकड़े स्वयं शोधकर्ता के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। देखिए इसमें जो रिसर्च कर रहा है वो स्वयं डाटा जाके कलेक्ट करता है, ये मौलिक तथा प्रत्यक्ष होते हैं। इनका संकलन शोधकर्ता कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा करता है। तो ये है प्राथमिक आंकड़े, इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है, स्वयं अपने डाटा को कलेक्ट करता है, ये मौलिक और प्रत्यक्ष होते हैं। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, देखिए ये वो आंकड़े हैं जिनका संग्रह या संकलन शोधकर्ता स्वयं नहीं करता है, बल्कि ये आंकड़े देखिए कहाँ से आते हैं, किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी या संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि
आप जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, उसी चीज़ से संबंधित कोई एजेंसी या संस्था है, तो वहाँ से आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं या कहीं और से कलेक्ट करते हैं। जो रिसर्च आप कर रहे हैं, उससे पहले रिसर्च हो चुके हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक या गौड़ सब एक ही चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, उपकरण के चयन में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? जब आप उपकरण सेलेक्ट करेंगे रिसर्च करने के लिए, तो उसके लिए देखिए क्या होना चाहिए कि उपकरणों की विश्वसनीयता, जो उपकरण हैं जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब कितनी बार भी उनका यूज़ करो, लेकिन बार-बार परिणाम सेम आना चाहिए, ये है विश्वसनीयता। प्रमापीकरण क्या है? देखिए इसको डिटेल में भी लिखा है कि अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है कि उसका प्रमापीकरण या कृत या मानकीकृत होना। तो जो अच्छा परीक्षण है, जो आप उपकरण सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए परीक्षण के द्वारा ही किसी चीज़ को आप प्राप्त करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो जो प्रमापीकरण होना चाहिए। कैसा? जब कोई अच्छा परीक्षण है, उसको प्रमापीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। वैधता, देखिए वैधता, उपकरण जो है आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च के लिए, तो क्या होना चाहिए? वो वैध होना चाहिए। वैध मतलब जिस चीज़ जो समस्या आपने ली है और उसका आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं जिस उद्देश्य से, तो उस उद्देश्य को पूरा होना चाहिए, उसी का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं आप सेलेक्ट किया कुछ और, समस्या का समाधान कुछ और करना है, लेकिन वो उस उद्देश्य को, परीक्षण जो आपने लिया वो पूरा नहीं कर रहा, तो वो वैध नहीं होगा। लेकिन वैध कब होगा? जब जिसके लिए आपने सेलेक्ट किया वही काम अगर करता है, तो वो परीक्षण वैध होगा। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए परीक्षण, उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। जैसे वैधता, जब वैधता होगी तो उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होगा ही, जिस उद्देश्य से लिया है। विवेधकता होनी चाहिए, मतलब जो परीक्षण आपने लिया है, तो वो कैसा होना चाहिए? विभेदक। कैसे? जैसे मान लीजिए बुद्धि, लब्ध, उसकी आईक्यू, सारी चीज़ें वो उस परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जा सकें, ऐसा होना चाहिए। व्यापकता होनी चाहिए परीक्षण में, मानक या मानबिंदु होना चाहिए। तो ये सारे गुण एक परीक्षण में होने चाहिए। उसके बाद देखिए ये होना चाहिए अनुप्रस्थ वैधता। ये देखिए ध्यान से, अलग से पॉइंट यहाँ से मालूम होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट भी है। अनुप्रस्थ वैधता क्या होती है? क्रॉस वैलिडेशन। देखिए क्या होता है क्रॉस वैलिडेशन? एक शोध में सदैव प्रयोग किए गए उपकरणों में से, देखिए अब ध्यान से देखना है, फिर से देखिए कि क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? देखिए अनुप्रस्थ वैधता, एक शोध में सदैव प्रयोग किए गए उपकरणों में से परीक्षणों का प्रयोग, चाहे उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता गुणांक कम ही हो, ठीक रहता है, सही रहता है। मतलब एक जो है शोध में पहले से ही जो रिसर्च हो चुका है, उसमें प्रयोग जो उपकरण किए जा चुके हैं, उनकी भले ही वैधता और विश्वसनीयता का गुणांक कम हो, लेकिन वो सही रहता है। हम जो अपना रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए भी देखिए, वो परीक्षण जो पहले प्रयुक्त नहीं हुए हैं, अभी तक जो परीक्षण प्रयुक्त ही नहीं किए गए हैं, नए बनाए गए हैं, उनकी वैधता तथा विश्वसनीयता भले ही क्या उच्च स्तर की हो, परंतु वो ठीक नहीं रहते हैं। हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए वो उपयुक्त नहीं होते हैं। इन्हें ही क्या, इसे ही अनुप्रस्थ वैधता कहते हैं। तो जो परीक्षण किए जा चुके हैं, भले ही उतना अधिक वो विश्वसनीय और वैध ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रयोग किए जा चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि वो कैसे क्या होते हैं, तो वही ठीक होते हैं। नए परीक्षण हैं वो एक बार भी अगर प्रयोग नहीं किए गए, लेकिन वो विश्वसनीय और वैध हैं, परंतु फिर भी वो ठीक नहीं रहते हैं, इसे ही कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें फ्री में यूट्यूब पर क्रम वाइज आपके समक्ष लेके आते रहें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।